हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, छोटे मीडियम बड़े हर प्रकार के, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी मैंने पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी दोनों करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी पूरे प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो पहले 3 मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं अगर x का मान 0 से बड़े हैं तो tan इनवर्स 1/x का मान क्या होगा। ये एक सूत्र है चैप्टर नंबर 2 का, तो सूत्र से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो tan इनवर्स 1/x का जो मान होता है वो क्या होता है, cot इनवर्स x होता है। ठीक है, वो कितना होता है दोस्त, cot इनवर्स x। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं क्या दे रखा है r कितने पर, 6 सेंटीमीटर पर। वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। किसके सापेक्ष निकालना है, r के सापेक्ष परिवर्तन करना है, तो r के सापेक्ष हम अवकलज कर देंगे। पाई बाहर, आर स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2r। और हमें क्या करना है, जहाँ r है वहाँ पर 6 रख देना है। तो पाई गुणा 2, r की जगह पर क्या रख दिया, 6 रख दिया, तो ये आ जाएगा 12 पाई। ठीक, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 12 पाई। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगला जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, अगर ए आपका आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह कब होगा। देखो, वर्ग आव्यूह तभी होता है जब ये जो एम है और ये जो एन है, जो रो और कॉलम है वो आपस में बराबर हो, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है एम बराबर एन होना चाहिए, वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमें बताना है कि ये जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि क्या होगी। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा वो हमें बताना है। ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होती है, अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है। तो देखो यहाँ अधिकतम 2 बार अवकलज किया गया है। ठीक, तो जो कोटि आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 2। और अगर आप इसी प्रश्न में आपसे घात पूछ देता तो जहां से आपने कोटि चेक किया है ना, वहीं की उसकी मैक्सिमम पावर देखी जाती है। अगर घात पूछता तो वो 1 होता। ठीक है जी, ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। अगला प्रश्न है, ये जो रेखा है, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी समतल की। ठीक है, तो समतल जो भी है ना, दूरी के लिए मूल बिंदु बोला है, तो जो रेखा दे रखा है वो लिखेंगे 2x माइनस का 3y प्लस 4z। ठीक है, ये लिखा, और x का जो गुणज है उसका स्क्वायर, y का जो गुणज है उसका स्क्वायर, और z का जो गुणज है उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। अब मूल बिंदु बोला है तो मूल बिंदु क्या होता है 3 डायमेंशन में 0,0, तो x y z की जगह पे क्या रख दो, 0 रख दो। 2 गुणा 0, 3 गुणा 0, 4 गुणा 0। ठीक, नीचे आ जाएगा 4 9 16, 16 9, देखो ये 20 29 हो जाएगा, माइनस के 6/29 अंडर रूट में। अब दूरी कभी माइनस में नहीं होती तो ये प्लस में हो जाएगा, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 6/√29। ठीक है, 6/√29। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं हमारे पास है y प्लस साइन वाई कॉस एक्स के बराबर हो, तो dy/dx का मान क्या होगा। देखो हमारे पास y बराबर क्या है, y बराबर है, सॉरी y बराबर नहीं है, y प्लस साइन वाई बराबर हमारे पास है कॉस एक्स। हमें dy/dx निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो y का अवकलज करेंगे x का सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dy/dx। 0 नहीं हो सकता क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। साइन का करेंगे, साइन का अवकलज क्या होता है cos y, और y का अवकलज क्या हो जाएगा dy/dx। cos x का अवकलज क्या होगा, माइनस के साइन x। ठीक, dy/dx क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ, तो यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा cos y। ये जिस गुणे में है उधर से क्या हो जाएगा बट्टे में।
ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, इस प्रश्न में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, किसी भी इंटीग्रेशन को करने के लिए मैंने बोला हमेशा उसको आई मान लो। इंटीग्रेशन है लिमिट में 0 से 1 dx बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, और लिमिट क्या है हमारी, 0 से 1 है। ठीक, तो लगाओ x के जगह पर 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन इनवर्स 1 का मान π/2 एंगल पे मिलता है और इसका मान 0 पे, तो आंसर आ जाएगा π/2। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हमें a डॉट b का मान बताना है कितना होगा, a डॉट b। सो देखिए, a डॉट b, a का मान है 2i प्लस 3j प्लस 6k और b का मान है 3i माइनस के 6j प्लस के 2k। डॉट प्रोडक्ट है i का i के साथ, देखो 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 3 छंग 8, j का j के साथ 3 छंग 18 प्लस प्लस इंटू प्लस 6 दूनी 12, तो 12 और 6 18 माइनस के 18, यानी कि ये 0 है। इसका मतलब क्या होता है, अगर a डॉट b 0 है, यानी कि ये जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है, ये हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं x अक्ष की दिक् कोसाएं क्या होंगी। ठीक है, x अक्ष की दिक् कोसाएं क्या होंगी वो आपको बतानी है। सो देखिए, x अक्ष की दिक् कोसाएं निकालनी है, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है x अक्ष के लिए y और z क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा 1,0,0। x अक्ष के दिक् कोसाएं। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत हो, आप प्रश्नों को दोबारा देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा और बड़ा करके करना है तो भी हम कर सकते हैं। चित्र बना के अगर करना चाहो, 1 नंबर का है ना, तो उसी हिसाब से सॉल्व करना है। तो x देखो यहाँ बनता है अल्फ़ा और यहाँ से यहाँ तक बीटा, सिंपल में बनाते हैं ये बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, x अक्ष के लिए देखो, x अक्ष के लिए क्या होता है कि जो अल्फ़ा होता है, सॉरी अल्फ़ा आपका 0 होता है x अक्ष के लिए, बीटा आपका होता है 90 और गामा आपका होता है 90। तो दिक् कोसाइन क्या होती है, दिक् कोसाइन L बराबर होता है कॉस अल्फ़ा, M बराबर होता है कॉस बीटा और N बराबर होता है कॉस गामा। ठीक, तो अल्फ़ा का मान क्या है 0, कॉस 0 का मान 1, बीटा का मान 90 है, कॉस 90 का मान 0 और ये भी कॉस 90 0, तो 1,0,0 आ जाएगा। ये डिटेल में आप कर सकते हो। ठीक है, 2 नंबर में है तो ऐसे करना, 1 नंबर आए तो डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने 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 हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। सो देखो, हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना के भी दिखा देता हूँ। चित्र वगैरह बनाओगे ना, इससे एग्जामिनर पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो जहाँ बना पा रहे हो तो बनाओ। यह है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, सारणिक का उपयोग करेंगे हम। तो यहाँ x1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। यहाँ लगता है 2 7 1 1 1 1 और फिर 10 8 1। यहाँ पर 1 1 होता है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये पहला रो पहला कॉलम कटेगा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, 1/2 तो टोटल के बाहर है ही है। ठीक है, 2 रखेंगे,
1 के गुणा 1 के साथ माइनस 1 अट्ठे 8 प्लस के बाद माइनस। देखो दूसरा कॉलम पहला रो कटा, क्या है 7 है। हाँ इसको ये कटेगा तो 1 गुणा 1 10 1 कम 10, फिर आ जाएगा 1 पहला रो तीसरा कॉलम 1 अट्ठे 8 1 10 1 ढाई 10। ठीक है ये आ गया 1/2। यहाँ से कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस के, और यहाँ से कितना बचेगा माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस 9 7 63, और यहाँ से बचेगा 8 में माइनस के 2 2 1 कम 2। सो देखो यहाँ से आ जाएगा, तो अंदर बचा 63 में से 16 घटाना है। ठीक 63 में से 16 घटाएंगे तो क्या होगा 13 में से 6 घटाएंगे 7, ठीक है, और 5 में से घटाएंगे 4, तो आंसर आ जाएगा 47/2 वर्ग इकाई। ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के द्वारा हमने ये निकाल दिया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। यदि x बराबर a cos थीटा है और y बराबर b sin थीटा है तो dy/dx का मान बताना है। तो यहाँ पैरामीट्रिक फॉर्म में पैरामीटर हमारा क्या है थीटा है। तो देखो सबसे पहले हमें dy/dx निकालना है। dy/dx क्या होगा dy/d थीटा और dx/d थीटा। सो हमारे पास देखो x बराबर है a cos थीटा, तो dx/d थीटा क्या हो जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे। cos थीटा का अवकलज क्या होता है माइनस के sin थीटा। फिर हमारे पास y बराबर क्या है b sin थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो b sin थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है ये मान आप यहाँ रख दीजिए। तो dy/थीटा मिला में b sin थीटा और ये मिला था माइनस के 1 sin थीटा। अरे यार sin थीटा क्यों रख दिया, ये b cos थीटा मिला था b cos थीटा। सो देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस के b/, cos बट्टा साइन क्या होता है cot थीटा। सो dy/dx हमें ये मिलेगा। ठीक है तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं x की पावर log x को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए जबकि x का मान 0 से बड़ा है। ठीक है तो हम मान लेते हैं, माना y बराबर क्या है x की पावर log x है। ठीक है इसका हमें अवकलज करना है। सो देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी होता है, ठीक है, हमें log लेना होता है, तो log लेने पर दोनों तरफ जैसे ही log लेंगे तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log x की पावर में log x। ठीक आप सूत्र जानते ही होंगे कि भैया log m की पावर n क्या होता है n log m। ठीक ये होता है। सो यहाँ पे क्या है log y जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, तो log x हो गया। तो ये क्या हो गया log x का होल स्क्वायर। ठीक है log x का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो अब हम क्या करेंगे अवकलज कर देंगे। हाँ इधर दोनों तरफ अवकलज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का अवकलज क्या होगा 1/y और y का अवकलज क्या होता है dy/dx। और यहाँ पर जब अवकलज करेंगे तो पहले पावर सॉल्व होती है, 2 सामने आ जाएगा log x nx n-1 ये हो गया, और अंदर वाले का अवकलज log x का अवकलज क्या होता है 1/x। तो यहाँ से देखो dy/dx ये बट्टे का भाई ऊपर इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, और ये आ जाएगा 2 log x। y का मान रख दो, y का मान क्या है x log x गुणे में है 2 बट्टे में है x log x। ठीक है थोड़ा और हल करना चाहो तो हल कर सकते हो, x की पावर 1 है उधर जाके कट जाएगा, x की पावर log x माइनस 1 इंटू में 2 log x आंसर। अगला क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है देखो वेरी इंपॉर्टेंट है,
हमारे पास क्या है, क्या ये अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें ये जो फलन है निरंतर ह्रासमान हो, ठीक है। ह्रासमान क्या होगा, उस इंटरवल पे जिसमें एफ डैश एक्स का मान माइनस में हो, उस इंटरवल पे वो फलन क्या होता है, ह्रासमान होता है। तो देखो हमें क्या दिया है, चूंकि एफ एक्स हमें दे रखा है 2x³ माइनस के 3x² माइनस के 36x + 7। अब हमें क्या करना है, एक बार अवकलज करना होता है। एक बार अवकलज करो, 2 × 6x², 2 × 6x और यहाँ से 36 आ जाएगा। 6 यहाँ से उभयनिष्ठ भी है, x² माइनस x 6 × 36। गुणनखंड करो, गुणा करने पे 6 आएगा, घटाने पे 1, 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं अलग से, ठीक है। चूँकि x² माइनस x माइनस 6 इसको 0 मान लो, तो 3 में से 2 घटाने 3x प्लस का 2x, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ, x माइनस 3, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ। जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार लिखते हैं, x माइनस 3, और जो उभयनिष्ठ होता है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये हमें हमारा गुणनखंड मिल गया, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ, क्या लिखते हैं, अंतराल के लिए, ठीक है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एफ डैश एक्स को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो रखो 6x माइनस 3 x + 2, इसको 0 रखेंगे। 6 का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव, या तो इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। और यदि x + 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इंटरवल बनाना है। बना के दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे पास 2 मान है, एक माइनस का और एक प्लस का, इधर माइनस के इन्फिनिटी और इधर प्लस के इन्फिनिटी। तो जो इंटरवल्स हमारे बनेंगे, ठीक है, वो एक यहाँ से यहाँ बनेंगे ओपन में, एक यहाँ से यहाँ बनेगा और एक यहाँ से यहाँ बनेगा। 3 इंटरवल्स बनेंगे, ठीक है। सो 3 इंटरवल बनेंगे, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ अब। ठीक है, हाँ, एफ डैश एक्स ना अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा मिटाना पड़ रहा है। देखो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, हाँ एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, देखो वो है 6x माइनस 3 x + 2, ठीक है। थोड़ा मिटाना पड़ रहा है ये। अब देखो यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, अंतराल लिखना होता है। अंतराल हमारे पास 3 अंतराल है, एक है -∞ से -2 और एक है -2 से 3 और एक है 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो भाई, ये हमारे ओपन इंटरवल्स होते हैं। आपको पता है एक्स की जगह ना तो माइनस के इन्फिनिटी रखा जाना है, ना ही माइनस के 2, इनके बीच में सबसे बड़ा मान सोचना है, ठीक है। और अंदाजे में देखो सेंस करना होता है इन चीज़ों को। जैसे यहाँ पर माइनस का बड़ा से बड़ा मान सोच लो, 10 सोच लो, इसके बीच में ही आता है माइनस के 10 सोच लो। तो ये 6 तो क्या है, पॉजिटिव। -10 रखूँगा तो नेगेटिव, इनटू में -10 रखूँगा ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्धमान। तो इस अंतराल में तो ये फलन क्या है, वर्धमान है। अब -2 है और 3 है, ठीक है। -2 और 3 के बीच में क्या सोच सकते हो, जैसे बड़े से बड़ा मान सोच लो, ठीक है। बड़े से बड़ा मान सोच लो, +2 सोच लो, +2 सोच लो, ठीक है। इसमें आ जाएगा। तो ये 6 क्या है, पॉजिटिव, +2 में से 3 घटाओगे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और +2 ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव आ गया, इसमें आ गया ह्रासमान। तो इस अंतराल पे क्या है, ह्रासमान है। आंसर मिल गया। और चेक करो, जैसे यहाँ पर
बड़े से बड़ा मान सोच लिया, x का 10 सोच लिया, पॉजिटिव के 10, तो 6 क्या है पॉजिटिव, 10 में से 3 घटाओगे 7 आएगा, वो भी पॉजिटिव, 10 में 2 जोड़ोगे 12 आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्धमान। तो आंसर क्या होगा, -2,3 पर ये जो फलन है वो निरंतर ह्रासमान होगा। यह आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है आपको इंटीग्रेशन करना है, x log x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंटीग्रेशन है हमारा, इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, i, ये है x log x dx। आप जानते हैं इसमें कौन सा नियम लगाते हैं, इसमें लगाते हैं आई लेट। ठीक है, सो आई इंटीजर, उसके बाद आता है लॉग। लॉग हमारा आ गया, लॉग को हमें पहला मानना पड़ेगा। ठीक है, लॉग को हमें पहला मानना पड़ेगा और एक्स को सेकंड मानना पड़ेगा। सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, पहला वैसे का वैसे, इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगता है पहले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन है, पहले का अवकलज, अच्छा पहला तो log x है ना, पहले का अवकलज, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, log x, x का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 हो जाएगा। log x का प्लस क्या होता है, 1/x, और एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2, एक x कटा, तो ये तो हल हो गया, एक्स स्क्वायर log x बट्टे में 2, 1/2 बाहर, यहाँ सिर्फ क्या बचा, एक्स dx, एक्स स्क्वायर log x बट्टे में 2, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2, और यहाँ ऑलरेडी 2 है। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो c जोड़ देते हैं, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर log x बट्टे में 2, एक्स स्क्वायर बट्टे में 4 प्लस c। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है dy/dx e⁻x प्लस e⁻y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। सो देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो हम पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, dy/dx क्या है, e⁻x प्लस में e⁻y, इसको ढंग से मैं लिख सकता हूँ e⁻x इंटू e⁻y, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब x को एक तरफ रखो, y को एक तरफ ले जाओ, ये हम जानते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, dy, ये जो है ना dy/dx है इधर, अब देखो ढंग से लिखते हैं, ये बट्टी का गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये गुणे में है, बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा, ये e⁻−y dy, और ये हो जाएगा e⁻x dx। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है, मतलब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। समाकलन कर दिया, e⁻y का समाकलन e⁻−y, y का जो गुणज है वो बट्टे में आ जाएगा, e⁻x का समाकलन e⁻x होता है, समाकलन खत्म, c जोड़ दो। ठीक है, c किसी तरफ भी जोड़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं क्या कर रहा हूँ, c को सुविधा के लिए मैं इस तरफ जोड़ देता हूँ, c माइनस e⁻−y e⁻x है, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और ये हमें हमारा व्यापक हल मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा व्यापक हल। ये जो क्वेश्चन किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इजी है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं इतनी और इतनी है। समांतर चतुर्भुज है, देखो समांतर चतुर्भुज में बना के दिखाऊं, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसके संलग्न भुजाएं, ये जो a हमें दे रखा है, ये है i माइनस का 2j प्लस का 2k, और जो b हमें दे रखा है वो दे रखा है 2i माइनस का 6j प्लस का 3k। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो आपका होता है ए क्रॉस बी। आप निकालोगे और उसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। ठीक, यहाँ लिखते हैं आई जे के। ए वाले का गुणज आई का गुणज 1, जे का गुणज माइनस के 2 और के का गुणज 2। फिर बी वाले में आ जाओ 2 माइनस के 6 3। ठीक है, आपको ये हल करना आता ही होगा। आई के लिए क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, 2 3 6 माइनस 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस, प्लस के बाद आता है माइनस, ये छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, 1 3 3 2 दूनी 4 माइनस के बाद प्लस। ठीक है, ये और ये सॉरी ये और इसको छुपा दो, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, 1 6 माइनस 6 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा 12 में से 6 घटाएंगे 6i प्लस के जे, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2k। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो इसका परिमाण निकालेंगे, आई का जो गुणज 6 का वर्ग, जे का गुणज 1 का वर्ग, के का गुणज -2 का वर्ग करके जोड़ दो, 6 छंग 36 1 4, तो यह आ जाएगा √41। ठीक है, तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, √41 होगा। ठीक है, कोई भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा ज़रूर दें। ये आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब ये वाला तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, ये आपको खुद करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बता देना। अगले प्रश्न में आ जाऊँ, हमसे क्या बोले, बिंदु इतने और इतने से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है, देखो, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, कार्तीय समीकरण क्या होता है, ये होता है x माइनस के x1 बट्टे में x2 माइनस के x1, y माइनस y1 बट्टे में y2 माइनस y1, z माइनस z1 बट्टे में z2 माइनस के z1। ये होता है कार्तीय समीकरण। आपको सूत्र याद होना चाहिए बस, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, हमें जो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे हैं, एक है 3 माइनस 2 माइनस के 5 और दूसरा है b, वो है 3 माइनस 2 माइनस 6। ठीक है, ये मेरा x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, बस सूत्र में रख दीजिए, हल हो जाएगा आपका। x1 कितना है 3, x2 माइनस x1, 3 में से 3 घटाओ, y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 है -2 y1 है -2 माइनस माइनस प्लस, z1 है माइनस के 5 तो माइनस माइनस प्लस, z2 है 6 और z1 है -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बट्टे में 0, y प्लस 2 बट्टे में 0, z प्लस 5 बट्टे में 11। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है 4 नंबर में। कह रहे समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r हमें ऐसा संबंध दे रखा है, ए बी में एक ऐसा संबंध है कि a माइनस बी एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r का इसकी तुल्यता के लिए परीक्षण कीजिए। क्या ये तुल्यता संबंध होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तुल्यता संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, जो सम्मित हो और जो संक्रामक हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। किसी भी एक संबंध को मना करेगा फिर वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक, ये हम जानते हैं।
तो देखो हमें दिया है, चूंकि समुच्चय, ध्यान रखना समुच्चय क्या हमारा z है, r हमारे पास क्या है, a से b में एक ऐसा संबंध है कि a माइनस बी एक पूर्णांक है। ठीक है, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध देखेंगे। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य का संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध खुद का खुद के साथ। ठीक है, यदि a, अगर हम r में ले और ये जो a है, हर एक a कहाँ से आना चाहिए? z से आना चाहिए। तो इसमें रख के देखोगे इस सूत्र में, अगर a, r में है तो पूर्णांक होना चाहिए। a में से a घटाओगे, a की जगह a और b की जगह पे भी a है, तो a में से घटाएंगे 0। 0 क्या होता है? एक पूर्णांक है, पूर्णांक ही मिलना चाहिए आपको। ठीक है, अतः यह स्वतुल्य है। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, बिल्कुल वैसे लिखना है। नंबर 2, सममित। सममित संबंध, देखो अगर a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध भी आपको a के साथ दिखाना होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं यदि a का संबंध b के साथ है, तो प्रश्न में दे रखा है अगर a का संबंध b के साथ है तो ये संबंध होगा, a माइनस बी एक पूर्णांक होगा। तो a माइनस बी एक पूर्णांक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, अगर 2 एक पूर्णांक है तो -2 क्या होता है? वो भी तो एक पूर्णांक है ना। अगर 2 एक पूर्णांक है तो -2 भी एक पूर्णांक है। सो मैं मेरा जो, देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने माइनस ओवर ले लिया, तो ये माइनस का भी हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये एक पूर्णांक है। देखो अगर 2 पूर्णांक है तो -2 भी तो पूर्णांक है। सो देखो अगर a माइनस बी r में था तो ये संबंध था, अगर b माइनस a एक पूर्णांक है तो सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर b का संबंध किसके साथ हो जाएगा? a के साथ। और यहाँ से जो a और b है वो कहाँ से आ रहे हैं? z से आ रहे हैं। अतः यह सममित है, ये सममित भी हो गया और ये संक्रामक भी होगा और ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में आने से पहले थोड़ा एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा ना यहाँ पर। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमें चेक करना है नंबर 3, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है? अगर a का संबंध b के साथ है, b का संबंध c के साथ है, तो हमें a का संबंध c के साथ दिखाना होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यदि, ये इंपॉर्टेंट है, यदि a का संबंध b के साथ है तो क्या होगा? a माइनस बी एक पूर्णांक है। समीकरण नंबर 1, b पे खत्म हो, b से शुरू करेंगे। यदि b का संबंध c के साथ है तो क्या होगा? b माइनस c एक पूर्णांक होगा। ठीक, b माइनस c क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब क्या करना होता है, जैसे समीकरण 1 और 2 है ना, इनको अब जोड़ देना होता है। ठीक है, जोड़ देना, थोड़ा हम मुझे मिटाना पड़ेगा, है ना, जगह नहीं बच रही, तो मैं यहाँ से थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 + 2। अब अगर आप ध्यान से देखें, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन हिस्सा वो तो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और बाहर क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक, माइनस बी प्लस बी करना, यहाँ क्या बचा? a माइनस सी, बाहर क्या है? एक पूर्णांक है। अगर a माइनस सी एक पूर्णांक है, यानी कि सीधी सी बात है कि a का संबंध किसके साथ है? r के साथ है। और यहाँ पे जितने भी a b c हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? z से लिए हैं। ठीक है, एंड में आप क्या बोलोगे? चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक तीनों है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है।
ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ये आप बोल देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी का है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। कह रहे समीकरण को हल कीजिए, एक्स का मान 0 से बड़ा दे रखा है। ठीक, तो देखो कैसे हल करेंगे। यहाँ से देखो हमें दिया है, क्या दिया है हमें, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 1 के बट्टे में 2 tan इनवर्स। अब सबसे बड़ी मज़े की बात है कि हल करने के लिए बोला है, सिद्ध करने के लिए नहीं बोला है, हल करके एक्स का मान बताना है। तो इधर भी tan है उधर भी tan है। ठीक, आसान है क्वेश्चन वैसे। फिर क्या होगा, ये बट्टे का जो है था कि क्या हो जाएगा, गुणे में, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इधर क्या है tan इनवर्स एक्स। ये एक सूत्र बन गया। किसका सूत्र बन गया, आप जानते हो, 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, और थीटा की जगह पर ये है, रखो सूत्र में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा, थीटा की जगह है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, बट्टे में क्या है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इधर क्या है tan इनवर्स एक्स। ठीक, अब देखो दोनों तरफ tan है, ये tan इनवर्स से tan इनवर्स से हट जाएगा, तुलना करेंगे तो एंगल्स की, हटा। अब इसको हल करो। ठीक है, इसको अब हल करने लॉशोपा लो, नीचे पहले, ऊपर वैसे का वैसे रखो, 2 1 माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लॉशोपा। बस कैलकुलेशन है, इधर क्या बचा x। आगे हल कर रहे हैं, इधर क्या होगा, ऊपर हमारे पास है 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इधर हल करेंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक, माइनस से भी लगे हाथ, एक साथ गुणा कर दिया, और यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे रहने दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ये कटा। ठीक है, और ऊपर क्या है देखो, 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और यहाँ बचा 2x 4x बट्टे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर है x। आप जानते हैं कि इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस एक्स इंटू 4x, ये x। देखो इसकी एक पावर क्या होगी, कम, और ये फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बट्टे में क्या 4x, 2 दूनी 4। ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे। अब इधर हल कर रहा हूँ मैं, जगह नहीं बच रही। क्या हो गया, यहाँ से बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट्टे में क्या है 2x, और इधर है x, तिरछी गुणा कर दो, 2x स्क्वायर, और इधर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर के प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/3, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। तो x का मान कितना होगा, प्लस माइनस 1/√3 होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे a और b के बीच वो संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो फंक्शन x है, ठीक है, x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। देखो सीधी सी बात है, चूंकि f, या आप लिख सकते हैं फलन x बराबर 3 पर सतत है। अब जब किसी पॉइंट पे वो फलन सतत होता है, यानी कि सीधी सी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
और उस पॉइंट पे वो फंक्शन तीनों के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, सो देखो ये फंक्शन है, एक्स का मान अगर आप 3 लेते हो, 3 से छोटा लेते हो तो ये लेना है, और 3 से बड़े के लिए ये वाला फलन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल दें LHL। ठीक है, ये RHL निकाल लो, RHL सूत्र क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव फंक्शन x, 3 से अधिक के लिए, 3 से अधिक के लिए ये फलन है हमारा, तो लिमिट x की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, और फंक्शन हमारे पास क्या है, bx प्लस 3, x की जगह पे 3 रख दोगे तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3। ठीक है, हमने ये वाला निकाल दिया। ठीक है, ए और बी में संबंध बताना है बस हमें, ए और बी के मान नहीं निकालने। अब मैं क्या करता हूँ, F3 निकाल लेता हूँ। ठीक है, F3 निकालता हूँ, फंक्शन 3, तो ये क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन x का मान 3 के बराबर है, तो ये हो, तो लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन x क्या है हमारे पास, ax प्लस 1, तो x की जगह पे 3 रख दो तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। बस ये दो बहुत है, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या है, बराबर है, तो समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण 1 तथा 2 से, ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हो जाएगी। तो 3a प्लस 1 किसके बराबर है, 3b प्लस 3, 3a प्लस का 3b इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 1 उधर के माइनस का, तो 3a माइनस का 3b बराबर 2। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ए और बी में संबंध। ठीक है, ए और बी में संबंध पूछा था, निकल गया बड़े आराम से। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखो, अगर आप समाकलन ध्यान से देखो तो बट्टे में क्या है, द्विघात समीकरण है। जब भी द्विघात समीकरण बट्टे में होता है तो हमें क्या करना होता है, उसका पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है, और फिर सूत्र के रूप में ढाल के उसका हमें समाकलन करना पड़ता है। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले हमारा जो काम है वो हम करेंगे, चूँकि x² माइनस के 6x प्लस 34। ठीक है, इसे फिलहाल बराबर 0 मान लो, परफेक्ट है, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ, देखो x² ना, तो a के स्थान पर क्या है, चूँकि a के स्थान पर x है, ये 2ab का पद होता है, 2ab हमारे पास है 6x, प्लस माइनस बहुत मत सोचो। ठीक है, हमें b का मान निकालना है, a का मान x है, x से x कटा 2 3, तो b का मान आ गया 3। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर समीकरण मान लो b² को जोड़ना और b² को घटाना होता है। ठीक है, तो x² माइनस के 6x, b² को जोड़ेंगे और b² को घटाएंगे, प्लस के 34, स्टार्टिंग के 3 पद ले लो। अगर माइनस लाया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, अगर सारे प्लस हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो माइनस आ गया, a माइनस बी लगेगा, तो a का मान है x, b का मान है 3। इसको हल करो, 34 में से 9 घटाऊँ तो x माइनस 3, 34 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है ना, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग। तो ये हमने पूर्ण वर्ग बना दिया। ठीक है, ये हमने पूर्ण वर्ग बना दिया। अब इंटीग्रेशन पे आ जाओ। देखो, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन हमारे पास था dx बट्टे में x² माइनस 6x प्लस 34, ये था। अब इसकी जगह पे हमने मान रखा, पूर्ण वर्ग बनाया, क्या मान, x माइनस 3 का वर्ग, 34 में से 9 घटाएंगे तो 5 का वर्ग। तो ये शूद्र बन गया। किस शूद्र क्यों बन गया, ये शूद्र बना है dx, ये x जो भी रैखिक समीकरण होती है वो x की तरह व्यवहार करती है, और ये कांस्टेंट है x² प्लस a², जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ ये आपको करना है, छुपाने वाला कोई काम नहीं है, सब एग्जामिनर को दिखाना है। अब आगे इंटीग्रेशन करेंगे, सूत्र मैंने भी बता दिया, 1
ए की जगह पे 5 है, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे कितना है बच्चों, एक्स माइनस 3 और ए की जगह पे 5 प्लस सी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। क्या है बताऊँ, इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, इसका मैं इंटीग्रेशन करना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि इसका इंटीग्रेशन पाई स्क्वायर बट्टे 4 आएगा। ये मैंने पहले भी बहुत बार करा रखा है, पाई स्क्वायर बट्टे 4 आएगा। और देखो इंटीग्रेशन देखते ही पता लग रहा है 0 से a के रूप में जा रहा है, और जब भी 0 से a जाता है तो हमें प्रॉपर्टी P4 का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन वहाँ आ जाते हैं, इंटीग्रेशन को i मान लेंगे जो कि है 0 से पाई x साइन x बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। इसको मैं एक समीकरण मान लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी 4 यूजिंग P4। P4 क्या होता है, a माइनस एक्स होता है। ठीक, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लगा सकते हो। जहाँ जहाँ x होता है ना वहाँ पर a माइनस एक्स, मतलब a क्या है आपका, ये a है, a माइनस एक्स हो जाएगा जहाँ जहाँ है। तो पाई में से x कट जाएगा जहाँ जहाँ x है। ठीक, कोई दिक्कत। कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ये अब तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से पाई, यहाँ पर है पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स, dx पे नहीं लगाना होता है। और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है, स्क्वायर करने पे प्लस आ जाएगा। ये बेसिक जो सूत्र है वो तो हमको पहले से ही पता होने चाहिए। ये हो गया। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। प्रॉपर्टी P4 लगा दी, ये भी आई है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। ठीक है, i और i, ये हो जाएगा 2i, नहीं जोड़ो नहीं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। देखो जोड़ने पे भी आ जाएगा, लेकिन जोड़ने से ना कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो लिमिट अलग अलग ले लो। 0 से पाई साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ है 0 से पाई एक्स साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ये कुछ नहीं, वही प्रश्न है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं। तो माइनस क्या इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के, तो ये हो जाएगा 2i, और ये है 0 से पाई साइन एक्स dx बट्टे में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे हल करें। देखो आगे हल करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2i 0 से पाई, ये जो पाई है वो बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ गया, और यहाँ है साइन एक्स dx बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है कि भैया अगर मैं कॉस एक्स को मानूंगा तो उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, प्लस माइनस भूल जाओ, वो तो बात की बात है, फंक्शन को देखा जाता है। तो मैं मान लूँगा, माना t बराबर को कॉस एक्स मान लिया, तो डी टी बट्टे डी एक्स, कॉस एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी माइनस का डी टी साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। मैं पूरा डिटेल में कर पा रहा हूँ। अब लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट चेंज करना पड़ेगा जब x बराबर 0 यहाँ रखना है, तो t का मान क्या, cos 0 का मान होता है 1। जब x बराबर पाई, तो t cos पाई का मान कितना होता है, -1। अब ये सारे मान हमें यहाँ रखने हैं। ठीक है,
थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है ना। ठीक है, मिटाने के बाद जो है सो देखो इधर है 2i, इधर है पाई, लिमिट 0 पे हमें मिला था 1 और ये यहाँ -1। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी, माइनस इधर आ गया ये डी टी, और कॉस एक्स को टी माना है हमने तो ये हो जाएगा 1 + t²। ठीक है, लिमिट चेंज करने पे, छोटी लिमिट को हमेशा नीचे रखा था, लिमिट चेंज करने पे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और नीचे वाला लिमिट ऊपर, ऊपर वाला लिमिट नीचे आ जाएगा। और ये क्या है, सूत्र है tan इनवर्स t का, लिमिट क्या है -1 से 1 पाई, तो यहाँ से आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सो पाई tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4। ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4। तो π/4 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 से काटो, अरे मत काटो क्योंकि देखो क्यों नहीं काटेंगे अभी मैं आपको बता दूँ। इस तरफ क्या है 2i है और इस तरफ आ गया 2 π²/4, 2 से 2 कटा तो i² का मान कितना आ गया, π/4। i क्या है हमारा, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को हमने i माना था, क्या लाना था, π²/4। आ गया आपका π²/4 बड़े आराम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और बड़े नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है, 8 नंबर में। दर्शाइए कि ये जो अवकल समीकरण है ये समघाती है और इसे फिर हल कीजिए। ठीक है, पहले दर्शाना है कि ये अवकल समीकरण समघाती है और फिर हल करना है। जब दर्शाने के लिए बोले तो दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो दर्शाएंगे कैसे, सबसे पहले dy/dx निकाल लो। वैसे देख के पता ही लग रहा है, हमें सबसे पहले दिया क्या है वो ले लेते हैं। गिवन हमारे पास है x² - y² गुणे में है dx प्लस के 2xy dy। ठीक, आइडिया कैसे लगेगा, इसकी घात 2, इसकी घात 2, इसकी और इसकी मिला के 2, सबकी घात 2 है तो समघाती है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से क्या है 2xy dy और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का। ठीक है, सो dy बट्टे ये जो गुणे का तरह के बट्टे में आ गया। ठीक, और यहाँ पर और ये जो गुणे में था इधर आके क्या हो गया बट्टे में। इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब समघाती ये हुआ नहीं, दिखाना पड़ेगा। समघाती के लिए क्या करते हैं, माना x बराबर λx और y बराबर λy मानते हैं, रखो। तो y की जगह पे क्या रखा, λy, तो λ² y², x की जगह पर λx। ठीक है, तो λ² x², नीचे से भी वही 2 λx λy, ऊपर से λ² उपनिष्ठ, नीचे से λ² उपनिष्ठ। ठीक, तो λ² 2 से 2 घट जाएगा, घात में घातें घटती हैं। तो आप क्या बोल दोगे, अतः यह शून्य घात का, यहाँ लिख देंगे अतः घात कितनी है, शून्य, अतः यह शून्य घात का समघाती है अवकल समीकरण है। ठीक है, ये हमने लिख देना है। अब इसको हल करना है। ये हमने अभी दिखाया है, सिर्फ समघाती है, इसके सिर्फ हमें 1 नंबर मिलेंगे, बाकी हल करने के 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, अब आ जाएंगे हल करने पर, यहाँ से अब आगे हल होगा। इधर क्या है हमारे पास, dy/dx है। ठीक है, इधर हमारा dy/dx है, तो हम क्या मानेंगे, माना y बराबर vx, dy/dx होने पर y बराबर vx मान दे, dx/dy निकाल दे तो x बराबर vy मानना पड़ता। आप प्लस कर देंगे x के सापेक्ष, यहाँ x है ना,
तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। पहला गुणे दूसरे का अवकलज, एक्स का अवकलज 1 होता है, दूसरा गुणे पहले का अवकलज। ठीक है, तो क्या करेंगे, y तथा dy बट्टे dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ रख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी बट्टे डी एक्स का मान है v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और यहाँ y की जगह पे क्या रखना है, वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे से y की जगह पे वी एक्स, ऊपर से क्या है, एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ है, वी स्क्वायर माइनस के 1, और यहाँ से 2x स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। सो अब देखो यहाँ क्या है, वी स्क्वायर माइनस 1 बट्टे पर 2v, ठीक है जी, प्लस का भी इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का भी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 2v लॉस अप आ गया, इसकी गुणा इसके साथ माइनस v की गुणा v के साथ करोगे तो ये आ जाएगा 2v स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिलेगा x dv बट्टे dx, और इधर क्या है, v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर घटाओगे तो माइनस के वी स्क्वायर माइनस के 1 बट्टे में 2v, माइनस ओवन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल करना होता है। हाँ, v को एक तरफ dv बट्टे में वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2v, और ये है dx बट्टे x, ठीक है। अब आप हमें क्या करना होता है, उसके बाद दोनों तरफ समाकलन, इधर भी समाकलन करना, इधर भी समाकलन हल करने के लिए। अब देखो यहाँ से इस नीचे वाले को मानने पर, नीचे मानने पर इसका पूरा अवकलज ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो देखो माना t बराबर वी स्क्वायर प्लस 1, तो डी टी बट्टे डी वी क्या हो जाएगा, 2v, तो डी टी क्या हो जाएगा, 2v dv, यहाँ पर रख दो। आगे इधर हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2v dv की जगह पे क्या आ जाएगा, dt, नीचे हमने इसको क्या माना है t, और इधर क्या है dx बट्टे x, तो ये हो जाएगा log t, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, और सब कुछ log में आ रहा है तो हमने इंटीग्रेशन भी log में ले लिया। तो log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस n होता है आपका log m इंटू n, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा log xc, इधर है log t, t का मान हमें रख देना है, t का मान हमने क्या रखना है, वी स्क्वायर प्लस 1, log से log हटा, वी स्क्वायर प्लस 1 क्या आ गया, xc के बराबर। अब हमें v की जगह पे भी मान रखना है, हमने y बराबर क्या रखा था, vx रखा था, तो v बराबर क्या होगा, y बट्टे x, तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पर y बट्टे x रख दो, रखो, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, यहीं पे छोड़ दो, ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल ऐसा एक क्वेश्चन इस टाइप का। ये भी हो गया आराम से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो इस वाले में आ जाओ, यहाँ पे देखो कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण, ये अवकल कैसा समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है कि y बराबर 0 पर x बराबर 1 है, तो c का मान हटाना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, गिवन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है x dy बट्टे dx प्लस 2y एक्स स्क्वायर, यहाँ dy बट्टे dx के साथ में क्या है, x है, हमें x से पहले क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, x से भाग देने पर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx, और ये हो जाएगा 2 बट्टे एक्स वाई, और यहाँ से एक घात क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये हमें हमारा रैखिक अवकल समीकरण मिल गया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण, जो कि किस रूप का होता है, जो कि होता है dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का। इसके साथ क्या कर दो, तुलना कर दो, यहाँ p के स्थान पर क्या है, 2 बट्टे एक्स
और क्यू के स्थान पर क्या है एक्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर में पी डी एक्स, ये सूत्र होते हैं पी टू एक बट्टे एक्स डी एक्स। ठीक है, पी का मान रख दिया ए की पावर में 1/x का कंडीशन क्या होता है लॉग एक्स। ठीक, तो ये 2 क्या होगा यहाँ आ जाता है पावर में ए की पावर लॉग एक्स का होल स्क्वायर। और आप जानते ही सूत्र ए की पावर लॉग एक्स क्या होता है ओनली एक्स, और यहाँ एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है हल करना है। अतः अवकल समीकरण का हल सूत्र क्या होता है वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये हल करने का सूत्र होता है वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, क्यू हमारे पास क्या है एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3 डी एक्स। सूत्र लगा देंगे एक्स की पावर एन वाला, तो एक्स की पावर 4 बट्टे में 4 आ जाएगा। ठीक, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ तक हो गया आराम से। नेक्स्ट प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है कि x बराबर 1 पर y बराबर 0 है, ये बोल रखा है। मतलब x की जगह 1 रखो, y की जगह पर 0 रखो। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1/4। ठीक, तो प्लस का 1/4 इधर के माइनस का हो जाएगा। अब c का मान बस उठाकर यहाँ रख दो, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/4 माइनस की 1/4। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो भी हमारा आराम से बन गया। देखो जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में यही आ जाए, ये नहीं आएंगे तो इससे मिलते जुलते ज़रूर आएंगे, ये गारंटी है। अगला क्वेश्चन है हर साल आता है बेज पर आधारित प्रश्न, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी हुई है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी की प्रश्नावली बनाओ, हर क्वेश्चन को हर उदाहरण को अच्छे से बना लो। अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से करके जाते हो तो आपके 100 में से 100 नंबर आराम से आ जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो देखो अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। सत्य बोलने की प्रायिकता पता है तो झूठ बोलने की भी आराम से निकल जाएगी, क्योंकि किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता क्या होता है 1 में से उसके होने की प्रायिकता घटा देते हैं। कक्षा 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि व्यक्ति बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है, तो वास्तव में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है। एक चीज जब दूसरे चीज पर निर्भर कर रही हो, दो घटना हो, ठीक है, या दूसरे से ज़्यादा घटना हो और एक घटना दूसरे पर निर्भर कर रही हो, तो वहां पर हम लगाते हैं बेज पर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, सत्य बोलता है और सत्य नहीं बोलते हैं, वो तो हम देख लेंगे। फिर क्या बोला जाता है कि चित्त प्रकट हुआ है। सिक्का एक उछाला था, एक सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा या चित्त आएगा या पट आएगा। तो मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं कि जो E1 घटना है, E1 घटना को हम बोलते हैं सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है।
ठीक है। और जो ईटू घटना है, सिक्के पर पट प्रकट हुआ है। पट प्रकट हुआ है। अच्छा, इनकी भी प्रायिकता में चाहिए होगी। देखो जो सिक्का होता है दोस्त, जो हमारा सिक्का होता है, सिक्के पे या तो हेड होता है या ट्रेल होता है। संभव परिणाम एक एक होते हैं, कुल परिणाम दो होते हैं। तो अगर इनकी प्रायिकता मुझे निकालनी, पी ई वन संभव परिणाम एक, कुल परिणाम दो। अगर मुझे पी ई टू चाहिए, पट संभव परिणाम एक, कुल परिणाम दो। तो पी ई वन की प्रायिकता 1/2 है, पी ई टू की प्रायिकता भी 1/2 है। उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि जो ई है, ई क्या है हमारे पास, व्यक्ति ने बताया कि चित्त प्रकट हुआ है। चित्त प्रकट हुआ है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वास्तव में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है। वास्तव में चित्त प्रकट होने की, वास्तव में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, चित्त को हमने किससे दिखाया है, ई से दिखाया है, और व्यक्ति ने बताया कि चित्त प्रकट हुआ। यानी कि हमें क्या निकालना है, प्रश्न में हमें निकालना है एक व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। सत्य बोलने की प्रायिकता मतलब व्यक्ति ने बताया कि चित्त प्रकट हुआ है। यानी कि अगर ये घटना सत्य घटना में मान देते हो तो हमारे पास है PE/E1, ठीक है। वास्तव में चित्त प्रकट हुआ है, चित्त क्या है, घटना E1 है, तो PE/E1 क्या हमारे पास दे रखा है प्रश्न में, 4/5। तो P और चित्त प्रकट नहीं हुआ है, अगर वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, एक में से उसकी प्रायिकता घटा दोगे, चित्त ना होने की प्रायिकता है ना। चित्त प्रकट हुआ है और चित्त नहीं प्रकट हुआ, ये नहीं दे रखे, ये वाला हिस्सा नहीं दिया हुआ है, ये हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये हमारा क्या, चित्त आने की प्रायिकता है, और E2 क्या है, चित्त नहीं आएगा तो क्या आएगा, पट आएगा। तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी, एक में से चित्त आने की प्रायिकता में क्या करनी है, घटा देनी है। तो ये 5 कम 5 माइनस 4/5, तो ये आ जाएगा 1/5। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, ठीक है। प्रश्नानुसार में क्या बोला है, वास्तव में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है, चित्त प्रकट होने की, चित्त मतलब इवन घटना, वास्तव में यानी कि सच, व्यक्ति ने बताया कि चित्त प्रकट हुआ है, सच, ठीक है। तो हमें वास्तव में क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है, E1/E निकालना है। एक घटना दूसरे पर निर्भर कर रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, हमारे पास दो घटना है, तो इसका होता है PE1 गुणा PE/E1। फिर यही चीज़ दोबारा नीचे आ जाएगी, PE1 PE/E1 प्लस PE2 गुणे में PE/E2, ये आ जाएगा। अब हमें बस मान रख देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान रख देना है, ऊपर यहाँ रख देता हूँ। PE1 कितना है, 1/2, PE/E1 कितना है, 4/5, फिर से नीचे यही आ जाएगा। PE2 1/2 और PE/E2 कितना 1/5, तो ये आ जाएगा 4/10, 4/10 1/10, ठीक है। ऊपर 4/10, 10 लॉस हो पाए, और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 10 से 10 कट, आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है। आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 4/5 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और बोर्ड एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है, बार बार। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने नई NCERT बुक के आधार पर प्रश्नावली 12.1 कराया है। अगर आपने उसको किया है तो आप इस प्रश्न को फट से बना देंगे। शानदार क्वेश्चन, 3 अवरोध दे रखे हैं हमें। कह रहे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आलेखीय विधि से निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए, और व्यवरोध 1 2 3 दे रखा है, और ये हमारा Z दे रखा है। इसका न्यूनतम और अधिकतम मान दोनों निकालना है, ठीक है। हालांकि मैं iPad में पढ़ा रहा हूँ तो शायद ग्राफ तो मेरे पास नहीं है, और ग्राफ हल करने के ग्राफ पेपर में ही करना पड़ता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये सब पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, तो कुछ दिन पहले ही पूरी प्रश्नावली कराई है मैंने, ठीक है। और ये जो असीमिका है ये मस्त दे रखा है, ठीक है। इसमें अगर आप केंद्र रख के संतुष्ट करोगे तो नहीं आएगा,
हमें एक बिंदु लेना होता है, अगर वो बिंदु संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाता है, अगर वो बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है तो हल क्षेत्र उस बिंदु से बाहर की हो जाता है। ठीक, और इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, x का मान 0 या 0 से बड़ा है, y का मान 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि हमें हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश पे लेना है और ये हमारा z दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, z हमारे पास है 3x प्लस के 9y, ये हमारा z है। ठीक, और अवरोध क्या दे रखा है, अवरोध है बोलो या व्यवरोध बोलो, व्यवरोध, और ये दे रखा है x प्लस 3y, 60 या 60 से कम, x प्लस वाई 10 या 10 से ज़्यादा, और नेक्स्ट है x, ये चीज़। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है, असमीकरण को समीकरण में बदलना होता है। असमीकरण को समीकरण में बदलने पर तो बदल दो, पहला वाला आ जाएगा ये x प्लस 3y बराबर 60, दूसरा आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, तीसरा आ जाएगा x बराबर y। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, हमें बिंदु चाहिए। ठीक है, सो बिंदु चाहिए दो बिंदु निकालना होता है हमें, मिनिमम 2 से ज़्यादा मत निकालना फालतू में। ठीक है, सो देखो हम निकालते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं x y, देखो अगर x का मान मैं 0 मानता हूँ तो 3y 60 आएगा, 3 से भाग दोगे 3 दूनी, तो y का मान 0 आ जाएगा। अगर y का मान 0 मानूंगा तो x का मान 60 आ जाएगा। यहाँ पे देखो अगर x का मान 0 मानूंगा तो y का मान 10, और अगर y का मान 0 मानूंगा तो x का मान 10। P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु, H बिंदु, x का मान 0 मानूंगा, y का मान भी 0 हो जाएगा, तो ये केंद्र से होता हुआ जाएगा, ये पता लग रहा है। अगर x का मान 10 मानूंगा तो y का मान भी 10 आ जाएगा, अगर x का मान 20 मानूंगा तो y का मान भी 20 आ जाएगा। ठीक है, P Q R H T U, तीनों बिंदु हमने निकाल दिए, मतलब तीनों समीकरण के दो बिंदु हमने निकाल दिए। बिंदु निकल गई, अब हमें हल क्षेत्र भी देखना होता है। हल क्षेत्र, तो समीकरण हमारे पास क्या है, पहला समीकरण है x प्लस 3y या 60 से कम, दूसरा है x प्लस वाई 10 या 10 से ज़्यादा, है ना, और फिर तीसरा है x y। देखो स्टार्टिंग के दो, ये वाला और ये वाला, तो केंद्र से देख लो। ठीक है, केंद्र से 0,0 पर x के जगह पर 0 रखोगे और y के जगह पर भी 0 रखोगे, तो 0 60 से बड़ा होता है, मतलब 0 छोटा होता है 60 से, संतुष्ट कर रहा है। इसमें रखो 0 प्लस 0, 0 10 से बड़ा होता है, तो ये कथन असत्य कर रहा है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते पहले, सारे मान हमारे पॉजिटिव के ही हैं, सारे मान हमारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा मान 60 है, तो ये हमारा x अक्ष, ये मेरा y अक्ष, ये मेरा केंद्र, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, बिंदु हमारे पास क्या क्या थे, पहले वाला बिंदु था 0,20, x पे 0 y पे 20, x पे 0 y पे 20, ये पहला बिंदु। और फिर था 60,0, x पे 60, ये दूसरा बिंदु क्यों था। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ठीक है, ये जा, अरे भाई
क्या हो गया, ये दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दी, ये हमारी पहली रेखा है, ठीक है। और पहले वाली रेखा ने क्या किया था, संतुष्ट किया था, इसका हल क्षेत्र 0 की तरफ जाएगा, मतलब केंद्र की तरफ जाएगा, ये देखो। ठीक, दूसरे वाले बिंदु पे आ जाते हैं। दूसरा बिंदु एक्स पे 0, वाई पे 10, एक्स पे 0, वाई पे 10, ये आर पी क्यू आर बिंदु है। और अगला बिंदु है एक्स पे 0, 10, देखो ये बिंदु है, ठीक है। इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचो, तो इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे हम, ये समीकरण नंबर 2। और दूसरे वाले ने केंद्र को संतुष्ट नहीं किया था, तो केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर, ये ऊपर। जहाँ तीनों विवरोध मिलेंगे वही हमारा हल क्षेत्र होता है, ठीक है। तीसरी वाली पे आ जाओ। तीसरी वाली बिंदु क्या था, एक तो 0,0 था, वो तो जाएगा ही जाएगा। अगला बिंदु क्या है, 10,10, एक्स पे 10, 10,10 यहाँ आ जाएगा। ये बिंदु हमारा नाम हो गया इसका, इस बिंदु का नाम दे दो, क्या था, टी था, क्या हो जा रहा है, टी था। और अगला था 20,20, एक्स पे 20, वाई पे 20, यहाँ पर टी के बाद ये होता, केंद्र से होता हुआ जाएगा, इनको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, ये तीसरी समीकरण है। अब मैंने बोला था एक बिंदु ले लो, जैसे ये बिंदु ले लिया, क्या है, 10,0 है, तो यहाँ देखो 10,0 पर एक्स की जगह पे 10 रखो, वाई की जगह पे 0, 0 10 से बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हल क्षेत्र उस बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। इस बिंदु ने संतुष्ट नहीं किया तो इससे बाहर की ओर जाएगा। तो देखो भाई, हमें वो हिस्सा लेना है जहां पर तीनों ने कट पॉइंट मिल रहे हो। हमने आपको एक ग्रीन से दिखाया, एक पिंक कलर से दिखाया और एक येलो कलर से। तो जो उभयनिष्ठ हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो उभयनिष्ठ हिस्सा आपको दिख रहा होगा वो ये हिस्सा दिख रहा होगा, तीनों का हिस्सा उभयनिष्ठ, ये हिस्सा दिख रहा होगा, ठीक है, जहां पर तीनों आके मिले हैं, ये वाला हिस्सा है। तो देखो, तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट है पी है, ठीक है, ये 10, ये हमारा आर वाला बिंदु है। और एक बिंदु यहाँ पर आया है, वो ग्राफ होता तो पता लग जाता, और एक बिंदु यहाँ पर आया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु का नाम सी बोल देता हूँ और इस बिंदु का नाम एम बोल देता हूँ। इन दोनों को मुझे अब निकालना पड़ेगा, जब तक ये दो बिंदु नहीं आएंगे मैं हल नहीं कर सकता, ठीक है, मैं आंसर नहीं बता सकता। तो ये बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी के लिए बिंदु समीकरण 1 और 3 को हल करना पड़ेगा, और एम निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करना पड़ेगा। ऐसे ही नंबर नहीं मिलेंगे आपको पूरे पूरे, क्योंकि बड़े नंबर का क्वेश्चन है ना, 8 नंबर में आएगा। अब देखो बिंदु सी के लिए क्या समीकरण कौन कौन सा, 1 और 3, समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, x प्लस 3y बराबर 60, और 3 क्या था, x बराबर y, x बराबर क्या था, y था, मतलब जो x का मान है वही y का मान है, तो रख दो x की जगह पे y, तो 4y आपका आ जाएगा 60, भाग दे दोगे 4 से 15, तो x का जो मान है वही y का मान है, तो बिंदु आ जाएगा 15,15, सी बिंदु मिल गया 15। अब हमें कौन सा बिंदु निकालना है, एम। एम के लिए कौन सा समीकरण है, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण दूसरा क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, और पहला क्या था, x प्लस 3y बराबर 60। समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बताता है माइनस के 2y बराबर माइनस के 50, कटा तो y का मान आ गया y का मान आ गया 25, ठीक है। क्या क्या क्या, x प्लस 3y बराबर 60,
ठीक है, y का मान 25 आ रहा है। एक सेकेंड, समीकरण नंबर दूसरा और तीसरा ना, हाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार। समीकरण 1 तथा 3 से, एक सेकेंड, गड़बड़ नहीं तो कर दिया हमने। 1 तथा 3 से, ठीक है, 1 3, और उसके बाद दूसरा और तीसरा लेना है ना। दूसरा तीसरा तो अलग है ना भाई। अरे गड़बड़ हो गया यार। देखो दूसरा हमारे पास क्या है, x, क्योंकि पॉइंट से मुझे गड़बड़ हो गया। दूसरा ये है, तीसरा मेरा ये है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, x की जगह y रखो, x की जगह x रखो, तो 2x बराबर 10, तो x का मान आ गया 5। x का मान 5 है तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 5। तो बिंदु जो होगा m वो होगा 5,5, ठीक है। तो जो कॉर्नर पॉइंट हमें मिले हैं, हल क्षेत्र जो मिलेगा, उपनिष्ठ हल क्षेत्र, फिजिबल रीजन, वो हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है, P, अरे यार वो फिजिबल रीजन है PCMR, ठीक है। फिजिबल रीजन क्या है हमारा, हल क्षेत्र PCMR। अब आ जाओ, यहाँ लिखते हैं कोणीय बिंदु, ठीक है, कोणीय बिंदु हमारा PCMR। और अब हमें यहाँ पर निकालना होता है z। प्रश्न में z क्या दे रखा है, z दे रखा है 3x + 9y, 3x + 9y। P बिंदु हमारा क्या है, 0,20, और उसके बाद R बिंदु है 0,10, C बिंदु हमारा है 15,15, और M बिंदु हमारा है 5,5, ठीक है। अब ये मान रख के देखो, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 20, 9 दूनी 18, 180, फिर x के जगह पे 15, y के जगह पे 15, 15 उपनिष्ठ 9 और 3 12, 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180, फिर 5 और 5, 5 उपनिष्ठ 9 3 12, ठीक है, 12 पंजे 60, फिर x के जगह पे 0 और y के जगह पे 10, तो 9 3 90। तो जो मिनिमम होगा वो 60 होगा इस पॉइंट पे, और इन दोनों पे हमें मैक्सिमम मिलेगा इस दोनों पॉइंट पे। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है बच्चों आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। और हाँ, 1-2 दिन में चैप्टर वाइज वन शॉर्ट वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसको ज़रूर देख लेना NCERT के साथ साथ। और चैप्टर वाइज मैंने ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी करा दिए हैं। सब मिलेगा, लिंक्स मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन।